डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट नेचुरल लेवल्स एंड एरियाज़ का फिफ्थ पार्ट। और इस फिफ्थ पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज अ सिस्टम। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम को हम कुछ इस तरह समझते हैं कि कोई आटा पीसने की, गेहूँ पीसने की कोई मशीन है। उसमें से हम अ, एक तरफ से गेहूँ डालते हैं और फिर उसको ऑन करते हैं और कुछ देर बाद हमें एक बर्तन में आटा प्राप्त होता है। आप देखिए कि ये जो सिस्टम बना एक गेहूँ पीसने का और आटा लेने का, इसमें वो जो मशीन है उसके अपने अपने उसके हिस्से हैं। कहाँ पे गेहूँ डाला जाएगा, कहाँ से आटा निकल कर आएगा, कहाँ पर वो गेहूँ पिसेगा। इसी तरह से मैनेजमेंट भी एक सिस्टम है। उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें हम अपने उद्देश्यों का, अपने रिसोर्सेज का, अपने एफर्ट्स का इनपुट करते हैं और उस पर प्रोसेसिंग होती है। मैनेजमेंट प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और फिर हमको उसमें से कुछ आउटकम मिलते हैं। कभी डिज़ायर्ड आउटकम होते हैं, कभी एडवर्स आउटकम होते हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति आंशिक रूप से हो सकती है, पूर्ण रूप से हो सकती है, अथवा नहीं भी हो सकती है। फिर हम उसी प्रोसेस को वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट वास्तव में देखा जाए तो एक सिस्टम है, एक इस्टेब्लिश सिस्टम है जिसके छोटे छोटे सब सिस्टम होता है और उन सब सिस्टम्स में छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को मिलकर एक सब सिस्टम बनता है, सब सिस्टम्स को मिलकर एक सिस्टम का निर्माण होता है। तो जो स्कॉलर्स मैनेजमेंट को साइंस की तरह से ट्रीट करते हैं, वो मैनेजमेंट को एक सिस्टम की तरह भी ट्रीट करते हैं। अगर टेलर की बात करें तो टेलर ने हालांकि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जब शॉप फ्लोर लेवल की बात आती है, फैक्ट्री लेवल की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रबंध को एक सिस्टम के रूप में सपोर्ट करते हैं। तो सिस्टम, सब सिस्टम का समूह, और जो सब सिस्टम है वो एलिमेंट्स का समूह। तो इस तरह से मैनेजमेंट को सिस्टम माना गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मैनेजमेंट में, प्रबंध में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसमें आंतरिक वातावरण में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, जो बाह्य वातावरण से, उस संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके भी लोग हैं। अगर संस्था के आंतरिक वातावरण की बात की जाए तो उसमें उसके डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन सब की बात आएगी, प्रोडक्ट की बात आएगी। बाह्य वातावरण की बात करें तो जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स हैं, अलग अलग जो लोग हैं, उनकी बात आएगी। वास्तव में प्रबंध का एक और भी दायित्व है और वो दायित्व है उसका सामाजिक दायित्व। क्योंकि जो प्रबंध है वो समाज के रिसोर्सेज का उपयोग करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे सूचना हो। तो प्रबंध का ये दायित्व बनता है कि वो समाज को वो चीज़ें वापस करे। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स का दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि ऑर्गेनाइजेशन से, उस संस्था से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रति वो
उत्तरदायी रहेंगे। उनके प्रति उत्तरदायी रहने के लिए अलग-अलग डायमेंशन है, और अब तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अ, कंपनी लॉ ने भी स्थान दिया है, एक अच्छा स्थान दिया है कंपनी लॉ 2013 में। तो किसी भी कॉरपोरेट को ये कार्य करना ही है, ये मैंडेटरी हो गया है अब। तो जो मैनेजर्स हैं, जो प्रबंधक हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती ही है कि वो वापस से सोसाइटी को पे बैक करें। आज हम क्योंकि इस चैप्टर का अंतिम भाग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम प्रबंध के एरियाज और स्कोप को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रबंध के एरिया को, उनका वो उसका जो स्पान है, जो स्कोप है, उसको लिमिटेड करना सही नहीं रहेगा, किंतु पढ़ने की दृष्टि से हमने कुछ एरियाज बना दिए हैं। अब प्रबंध तो यूनिवर्सल है, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि प्रबंध तो यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल है तो कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर वो उपस्थित ना हो। प्रबंध तो हर जगह है, लेकिन समझने की दृष्टि से हमने इसके अलग अलग हिस्से कर दिए। जैसे कि उत्पादन की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए, उनका रख रखाव करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, उत्पादन प्रबंध है। इसमें रॉ मटेरियल किस प्रकार आएगा, रॉ मटेरियल किस प्रकार रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, उसकी हैंडलिंग कैसे होगी, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होगी, एक बार में कितनी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद जब वो प्रोसेस होगा तो उस वहाँ पे कंट्रोलिंग कैसे होगी, जो जो उत्पाद बन रहा है वो सही बन रहा है नहीं बन रहा है, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, वहाँ पे बैचेस कैसे बनाए जाएंगे, और जो उत्पादन हुआ है उसको कहाँ रखा जाएगा, फिर बाज़ार में कैसे भेजा जाएगा, ये। और इन सब से भी पहले कि जो फैक्ट्री है जहाँ पे उत्पादन होना है वो किस जगह पर होना चाहिए, लोकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए उसका, कितना हम उत्पादन करें कि बाज़ार की पूर्ति हो जाए, और कितना उत्पादन करना हमारी संस्था के लिए हितकर होगा, इत्यादि सभी चीज़ों को हैंडल करना है। तो जो प्रबंध है इसके लिए वो कहलाएगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन प्रबंध। उसमें इन सभी क्रियाकलापों को देखा जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, उत्पादन हो गया है, बाज़ार तक पहुंचाना है, और मार्केट में इसकी जो डिमांड है उसके अनुसार पूर्ति भी करनी है, प्राइसिंग भी रखनी है, वो उत्पाद बिके, प्रोडक्ट बिके, इसके लिए एडवर्टीजमेंट भी करना है, एड्स भी करने हैं अखबार में, मैगजीन में, टीवी पर। किस प्रकार उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग होनी चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेबलिंग पैकेजिंग पे होनी चाहिए, किस किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू वो पास ऑन होगा, रिटेलर्स, डीलर्स, होलसेलर्स किस प्रकार से काम करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में, विपणन प्रबंध में हम देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दो ऐसे प्रबंध हैं जिनको हमेशा से ऊपर रखना चाहिए। एक तो है वित्त का प्रबंध, और दूसरा है जो व्यक्ति हैं, जो हमारे कार्मिक हैं, उनका प्रबंध। तो वित्त का प्रबंध में सबसे बड़े दो प्रश्न ये होते हैं कि हमारे जो स्रोत हैं वित्त के वो क्या होंगे, और उनका हम किस प्रकार से यूज़ लेंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट की सभी चीज़ें डिस्कस होती हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ICWAs, कंपनी सेक्रेटरी सब मिल बैठकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, और
जो पर्सनल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन का जो प्रबंध है, व्यक्ति अगर नहीं होंगे संस्था में कार्य करने के लिए, तो वो संस्था आगे कैसे बढ़ेगी, किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि मानव संसाधन ही ऐसा संसाधन है जो निर्णय ले सकते, बाकी के संसाधन तो निर्णय नहीं ले सकते। तो ये जो दो प्रबंध के एरिया हैं, जो अवयव हैं, वो सबसे ऊपर रखे जाएंगे कि मानव संसाधन और वित्त। उसके बाद आता है परचेजिंग मैनेजमेंट। हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कहाँ उसको कैसे रखना है, इस प्रकार से हम लोग इसमें डिसीजन लेंगे। ऑफिस मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे मानव संसाधन है वो कार्य करेंगे, वहाँ पर किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे, किस प्रकार कमांड दी जाएगी, उनसे रिपोर्ट्स किस प्रकार ली जाएगी, ईमेल और जो डॉक्यूमेंटेशन है, नोट शीट्स जो हैं, अलग अलग जो निर्णय हैं वो किस प्रकार लिए जाएंगे, किस प्रकार मीटिंग आयोजित की जाएगी, बाह्य व्यक्तियों से किस प्रकार संपर्क किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि इसमें हम डिस्कस करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी संस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और जो उत्पाद साइंटिफिक तरीके से तैयार किए जाते हैं, जिनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा हमेशा होती हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट्स काम करते हैं, वहाँ पर प्रबंध बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो हेड है वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई केमिकल बनाती है, तो कोई केमिकल बनाती है तो उसमें एक साइंटिस्ट की टीम होगी जो कि वो एक्सपेरिमेंट कर कर के उसमें सुधार करते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। तो उनका जो हेड हो वो एक साइंटिस्ट ही हो, एक जर्नलिस्ट ना हो, एक ऐसा ऐसी टीम हो जिसका हेड उन्हीं के जैसा हो, तो वो बेहतर काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर दूसरी फील्ड का व्यक्ति वहाँ पर कार्य करेगा तो वो उनके क्रियाकलाप और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको समझ नहीं पाएगा और अननेसेसरीली अनड्यू इफ़ेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर ये सभी जो मैनेजमेंट के प्रबंध के जो एरिया हैं वो यहाँ पर हमने बना दिए हैं। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह है। तो आगे के जो चैप्टर्स होंगे, हम अलग अलग चैप्टर्स में जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो इनसे जुड़े हुए होंगे, और हम जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।